विशालपुर गांव में मॉडर्न रसोई नामक एक प्रसिद्ध ढाबा था, जिसका मालिक दीपक एक बड़े से घर में अपने बूढ़े पिता देवराज और पत्नी कामिनी के साथ रहता था। दीपक अपने पिता देवराज को रोज भला बुरा कहता था और उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देता, जिसमें उसकी पत्नी कामिनी भी खूब बढ़ चढ़कर उसका साथ देती थी। अरे सुनो बेटा दीपक, बहुत जोर से भूख लगी है। 2 दिन से पेट में ठीक से कुछ खाया ही नहीं है। कुछ खाने को हो तो दे दो बेटा, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे पिताजी, कभी कुछ और भी बात कर लिया करो। हर वक्त जब देखो खाना खाना खाना। आपको तो खाने सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। जाइए, आप जाइए यहाँ से। हाँ ससुर जी, आपको तो बस अपने पेट की ही फिक्र रहती है। आपके बेटे को दुकान चलाने में कितनी मेहनत लगती है, उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। मैं बूढ़ा व्यक्ति भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बेटा। अब इस उम्र में ज्यादा चलना फिरना मुझसे नहीं हो पाता। हाँ, ठीक है। इस उम्र में ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता। राक्षस की तरह ठूस ठूस कर खाना हो जाता है, लेकिन काम नहीं हो पाता। काम चोर कहीं के। कामिनी, इन्हें 2 रोटी का टुकड़ा दे दो और कहना शाम तक मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाए। तभी दीपक ने 2 सूखी रोटी के टुकड़े बूढ़े देवराज के मुंह पर फेंक दिए और अपनी पत्नी के साथ ढाबे की तरफ चला गया। बूढ़ा देवराज मायूसी से रोटी का सूखा टुकड़ा उठाकर बैठ गया और चप चप कर खाने लगा। हे भगवान, अरे ये दिन क्यों दिखाया। पूरी उम्र इस बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगा दी, आज वही मुझे सूखी रोटी के टुकड़े भी फेंक रहा है। 2 रोटी खाने के बाद भी देवराज की भूख शांत नहीं हुई और भूख से उसका बुरा हाल था। तभी उसकी नजर दीपक के ढाबे पर पड़ी और वो धीरे से ढाबे की तरफ चल पड़ा। यहाँ तो बहू खाना देने से रही। एक काम करता हूँ, ढाबे पर चलता हूँ। वहां शायद रसोई में कुछ बचा होगा। चुपके से एक टुकड़ा खा लूंगा, कौन सा कोई देखने वाला है। तभी देवराज दबे पांव ढाबे के पिछले दरवाजे से रसोई में घुस गया, जहां बड़े से भगोने में ताजा बना हुआ स्वादिष्ट बिरयानी रखा था। क्या खुशबू है। चल देवराज, इससे पहले कि किसी की तुझ पर नजर पड़े, एक थाली बिरयानी सटक जा। भूखे पेट ने बूढ़े देवराज को इतना बेकाबू कर दिया था कि वो एक एक थाली करते करते बिरयानी का पूरा भगोना ही चट कर गया। तभी ढाबे के बाहर से उसे दीपक की आवाज आई, जो एक विदेशी ग्राहक से बातचीत कर रहा था। सुनो, तुम्हारे यहाँ की बिरयानी अच्छी तो होती है ना? मैडम, आप बिल्कुल चिंता न करें। हमारे ढाबे की बिरयानी तो सारे गांव में मशहूर है। आप तो सिर्फ मेरे ढाबे की नहीं, मेरे देश के भी मेहमान हैं। आपको तो मैं अपनी स्पेशल बिरयानी खिलाऊंगा। आइए, बैठिए। ग्राहक से ऑर्डर पाकर दीपक बहुत खुश होता है। आज तो मेरी चांदी ही चांदी हो गई। दीपक, आज जिस स्वादिष्ट बिरयानी का जायका तू विदेश तक पहुंचाने के लिए इतना हाथ पैर मारता था, वो रास्ता आज खुद एक विदेशी महिला लेकर आ गई। तभी दीपक जैसे ही रसोई में आता है, देखता है कि उसका बिरयानी का भगोना बिल्कुल खाली है और उसका बूढ़ा पिता पेट भरकर बिरयानी खाकर कोने में ढेर पड़ा है। ये देखकर उसके गुस्से की सीमा ही नहीं रहती। अरे, ये क्या कर डाला भुक्कड़ बूढ़े? तुझे जरा सी भी सब्र नहीं है क्या? अब मैं अपने विदेशी मेहमान के लिए क्या लेकर जाऊंगा? तूने तो मेरा सपना चौपट कर दिया रे। अरे माफ कर बेटा, ये सब मैंने भूख के वशीभूत होकर किया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तभी दीपक ने गुस्से में आकर देवराज की थाली छीनकर दूर फेंक दी और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। निकल जा यहाँ से, खड़ूस बूढ़े, और कभी वापस मत आना। मेरी नजरों के सामने से हट जा। अभी तुरंत, इसी वक्त भाग जा यहाँ से। बूढ़ा देवराज इस दुर्व्यवहार से अंदर ही अंदर बहुत टूट जाता है और दुख के आंसू लिए वहां से चला जाता है। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ।
अगर तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं तो मुझे भी तेरी नहीं है। हे राम, यही दिन देखने के लिए मैंने इस बेटे को पाला था, ताकि वो मुझे अपने घर से कूड़े की तरह निकाल फेंके। बूढ़ा देवराज इसी तरह कुछ दिन सड़क के किनारे चलता रहा, जहाँ भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी अंत में वो एक पेड़ के नीचे धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पानी दे दो, मुझे पानी दो, बहुत भूख लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दूसरी तरफ गांव के दूसरे छोर पर एक झोपड़ी में सुनील नामक एक मजदूर अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों चिंटू और पिंकी के साथ रहता था। सुबह का समय था और सुनील मजदूरी के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। आज भी खाली हाथ मत लौटाइएगा जी, बच्चों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। दूध तो दूर की बात है, एक रोटी भी नहीं नसीब हो रही। क्या करूं सीमा, कल साइट पर काम ही नहीं था। आज कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। सुनील मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो एक पेड़ के नीचे पड़ा था। अरे, ये कौन बूढ़ा आदमी यहाँ पड़ा है? सांस तो चल रही है, लगता है भूख प्यास से बेहोश हो गया है बेचारा। तभी सुनील ने पास की नदी से पानी लाकर बूढ़े के होठों पर डाला, फिर अपनी झोली से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे खिलाने की कोशिश की। उठो बाबा, थोड़ा पानी पी लो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लाया हूँ, खा लो। पानी पानी, पहले थोड़ा सा पानी पिला दो बेटा। सुनील ने उसे पानी पिलाया, फिर धीरे धीरे रोटी का टुकड़ा खिलाया। आप कौन हैं बाबा? कहाँ से आ रहे हैं? अकेले यहाँ कैसे पड़े हैं? आपके बेटे बहू कहाँ हैं? तू कौन है बेटा? तूने मुझे क्यों बचा लिया? मैं तो मरना ही चाह रहा था बेटा। ऐसी बात मत करिए बाबा, मैं हूं ना। मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी सुनील ने बूढ़े को उठाया और अपने कंधे का सहारा देकर झोपड़ी तक ले आया। सीमा ने जब ये देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ये किसे ले आए हो जी? पहले ही घर में इतने मुंह हैं, अब इनका पेट कैसे भरेंगे? ये बूढ़े बाबा हैं भाग्यवान, भूख प्यास से सड़क पर बेहोश हो गए थे। क्या इंसानियत के नाते हमें इन्हें अपने घर नहीं लाना चाहिए था? बेटा, मैं चला जाता हूँ। तुम्हारी भी तो हालत मुझे बहुत तंग लग रहे हैं। मैं तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहता बेटा। नहीं बाबा, आप यहीं रहेंगे जब तक ठीक नहीं हो जाते। तभी सुनील ने बूढ़े को झोपड़ी में आराम से लेटाया और कुछ दिनों तक उसकी भरपूर सेवा की, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तभी एक दिन सुनील ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे तो आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है, बताइए ना, शायद हम कुछ मदद कर पाएं। ये सुन बूढ़े देवराज की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी कहानी सुनाने लगा। फ्लैशबैक। पिताजी देखिए ना, इस साल की परीक्षा में मैं फिर से फर्स्ट आया हूँ। क्या? वाह मेरे बेटे वाह, तू तो बहुत होशियार है। ये ले बेटा, तेरे लिए नई किताबें और तेरे लिए ताजा केसर वाला दूध। ले बेटा, पी ले। पिताजी मुझे भी दूध चाहिए, मुझे भी दूध दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू तो बस खेलता ही रहता है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता। जाकर पढ़ाई कर, अपने भाई जैसा बन, तब तुझे दूध दूंगा। जा। अरे सुनो जी, हमारे छोटे को भी दूध दे दो ना, वो भी तो बच्चा है। वैसे भी हर उंगली एक बराबर नहीं होती। अरे नहीं, तुम्हें पता है दूध के दाम कितने बढ़ गए हैं, इसलिए मैं सबको नहीं पिला सकता। इसलिए सिर्फ अपने उसी बेटे को दे रहा हूँ जो बड़ा होकर पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा। अरे जरा उधर तो देखो भाई, पिताजी का पसंदीदा कुत्ता उधर सो रहा है। चलो उसे डराते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं भैया, पिताजी ने मना किया है उसे छेड़ने से। अरे तू तो बड़ा डरपोक है, जब देखो जब पिताजी से डरता रहता है। देख मैं कैसे उसे उठाता हूँ, चल। तभी दीपक जैसे ही कुत्ते को जबरदस्ती उठाता है, कुत्ता डर जाता है
और उसके हाथ पर जोर से काट लेता है, जिससे दीपक गुस्से में कुत्ते को जोर से पटक कर मार देता है। अरे अरे मुझे काट लिया, अरे मुझे काट लिया इस बदमाश कुत्ते ने। आह! अरे भैया, कुत्ता तो मर गया, तुमने इसे इतनी जोर से क्यों पटक दिया? अब हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? तभी देवराज जैसे ही वहां आता है, अपने प्रिय कुत्ते को मरा देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। किसने मारा मेरे गुट्टू को? जल्दी बोलो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी, मैंने नहीं, इस भाई ने मारा है। कल आपने जो दूध नहीं दिया था, वो आपसे उसी का बदला ले रहा था। नहीं नहीं पिताजी, ये सच नहीं है। भैया झूठ बोल रहे हैं। गट्टू को उन्होंने ही मारा है। चुप बदमाश, हमेशा झूठ बोलता रहता है। दीपक कभी झूठ नहीं बोलता। ये तेरे जैसे अनपढ़ और जाहिल का ही काम है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और कभी वापस मत आना। भाग भाग यहाँ से। उस दिन के बाद हमने दीपक को बड़े लाड प्यार से पाला और उसकी हर इच्छा पूरी की। फिर जब वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है तो अपने गांव में आकर अपना मॉडर्न रसोई ढाबा खोलता है और शादी होने के बाद अपने बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित करने लगता है, जिसके कारण उसकी मां मर जाती है। और मेरी हालत तो तुम जानते ही हो बेटा। आपकी कहानी तो बहुत दुखदाई है बाबा। वैसे उस छोटे बेटी का क्या हुआ? कौन जाने बेटी, शायद मर गया हो या कहीं भटक रहा हो। उस दिन के बाद से मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। बूढ़े देवराज की कहानी सुनकर सुनील का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो उसे न्याय दिलाने की ठानता है। आप रोइए मत बाबा, मैं आपको आपका हक और न्याय दिलाकर ही रहूंगा। चलिए मेरे साथ फिर से उसी गांव में जहां से आपको निकाला गया था। तभी कुछ दिनों बाद सुनील अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर जहां दीपक का मॉडर्न रसोई ढाबा था, वहीं सामने एक नया ढाबा गांव का जायका नाम से खोलता है, जिसमें बूढ़ा देवराज और सीमा भी उसका हाथ बटाते हैं। ये क्या हुआ कामिनी? देखो, सामने किसी मूर्ख ने एक नया ढाबा खोला है। उसे शायद नहीं पता कि इस गांव में मेरे ढाबे की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कहा जी। खाने के धंधे में आपसे पंगे लेना उतनी ही बड़ी मूर्खता है जैसे सूरज को दिया दिखाना। देखते हैं कितने दिन ये मूर्ख आपके सामने टिक पाते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन सुनील के ढाबे पर ग्राहक का नामो निशान नहीं था। दूसरी ओर दीपक के ढाबे पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। देखो ये सुनील कैसे अपनी पत्नी और मेरे खुसट पिता के साथ बैठा मक्खियां मार रहा है। कुछ नहीं होने वाला। तभी जब सारी जमा पूंजी खत्म होने पर सुनील अपना ढाबा बंद करने ही वाला था, तभी सीमा को एक तरकीब सूझती है। सुनिए जी, माना हम अपने ग्राहकों को दीपक के ढाबे जितना स्वादिष्ट और सस्ता खाना नहीं दे सकते, लेकिन व्यापार केवल स्वाद से नहीं, व्यवहार और कहानियों से भी चलता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब दीपक का अपने पिता के प्रति व्यवहार कितना खराब है, ये तो आप जानते ही है ना। क्यों ना हम दीपक के बुरे व्यवहार के बारे में सबको बताएं कि कैसे इस एहसान फरामोश व्यक्ति ने अपने बूढ़े पिता को घर से बाहर निकाला। फिर देखिएगा कि भगवान के बाद माता पिता को दूसरा दर्जा देने वाले गांववासी कैसे इस दीपक की हेकड़ी शांत करते हैं। सुनील को ये तरकीब बहुत पसंद आती है और वो दीपक और कामिनी के क्रूरता के बारे में सबको बताता है, जिसे सारे गांव वाले दीपक से नफरत करने लगे और थोड़ा खराब खाना होने के बाद भी सुनील के ढाबे का खाना खाते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके पैसों से एक कुपुत्र का पालन पोषण हो। अरे राम 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 राम, भैया घोर कलयुग है। भगवान चाहे निसंतान रखे, पर दीपक जैसा बेटा किसी को ना दे। हमें तो पता ही नहीं था कि ये दीपक अपने पिता को 2 रोटी के लिए भी तरसाता है। नहीं तो हम उसके ढाबे का नमक तक नहीं खाते भाई। सही कहा भैया, हमें ऐसे कुपुत्रों का पेट नहीं भरना चाहिए। कहीं उसका पाप हमें भी लग जाए और हमारे भी बेटे हमें घर से निकाल दे तो भाई हम क्या करेंगे। नहीं नहीं, चलो सुनील के ढाबे में चलते हैं भाई, चलो।
धीरे धीरे दीपक की करतूत की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग दीपक के ढाबे पर जाना बंद कर देते हैं और सुनील के ढाबे पर आने लगते हैं। अरे भले ही यहाँ खाना थोड़ा कम स्वादिष्ट हो, पर हम अपने पैसे से कुपुत्रों को नहीं पालेंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना भैया? अरे बिल्कुल सही कहा भैया। हैं? अरे वैसे आज तो गोभी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। अरे खाकर मजा ही आ गया भाई, मजा आ गया। इस गांव के जायका में तो अच्छा व्यवहार और अच्छा स्वाद दोनों है। धीरे धीरे दीपक का ढाबा बिल्कुल सूना पड़ गया। उसकी सारी कमाई बंद हो गई। ये क्या हो गया कामिनी? जहां हमारे यहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, वहां आज दूर दूर तक एक ग्राहक भी नहीं आ रहा है। ये सब उस सुनील की करतूत है जी। उसी ने हमें सारे गांव भर में बदनाम कर दिया है। ग्राहकों के ना आने पर धीरे धीरे दीपक का ढाबा बंद हो गया और उस पर कर्ज का पहाड़ लग गया, जिससे वो बहुत टूट गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कामिनी। मैंने अपने पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये सब उसी का दंड भगवान हमको दे रहा है। अरे अब क्या करेंगे जी? सब खत्म हो गया। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। मुझे पिताजी से माफी मांगनी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी एक दिन दीपक सीधा सुनील के ढाबे पर पहुंचता है और अपने पिता से जाकर माफी मांगता है। पिताजी, मुझे और कामिनी को माफ कर दीजिए। कुछ दिन भूखे रहने पर हमें ये एहसास हो गया है कि जब इंसान भूखा रहता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। हाँ पिताजी, आप कृपया करके घर चलिए। आज से मैं आपको रोज सुबह शाम समय से खाना दे दिया करूंगी और आपकी खूब सेवा करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये सुन बूढ़ा देवराज खुशी से फूले नहीं समाता और दीपक और कामिनी को माफ कर सुनील से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील और सीमा बेटी। अगर तुम दोनों ना होते तो मेरे बेटे और बहू सही मार्ग पर कभी नहीं आ पाते। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं पिताजी, ये तो मेरा फर्ज था। सुनील के मुंह से पिता शब्द सुनकर बूढ़े देवराज को कुछ अजीब सा लगता है। तभी सुनील कहता है, हाँ बाबा, मैं वही छोटा बेटा हूँ जिसे आपसे उस दिन अपनी जवानी के दिनों में घर से बाहर निकाल दिया था। उस दिन मैं शहर जाकर मजदूरी करने लगा और जैसे तैसे अपना पेट पाला। मैं आपको पहले ही पहचान गया था जिस दिन आपने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊं मुझे समझ ही नहीं आता था। लेकिन आज अच्छा मौका देखा तो बोल दिया। ये सुन बूढ़े देवराज और दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों बेटे और बाप आपस में गले मिल लिपटकर रोने लगते हैं और हंसी खुशी एक साथ मिलकर गांव का जायका चलाते हैं और एक साथ सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।